Hello friends, I am here to take a lecture on the latest developments, the recent case laws published by the ICAI, some concepts at which we were at variance with the ICAI. I want to reconcile those concepts so that your answer and the examiner's answer matches. So friends, this lecture is relevant for everyone. Those who have attended the revision classes, उनके लिए भी relevant है. Those who have attended the recently concluded batches, उनके लिए भी relevant है. So I'll start with the recent case laws जो इंस्टीट्यूट के RTP में दिए हुए हैं. मैंने इनको एडिट कर दिया है और ये पूरी फाइल आपको लिंक दिया है. यूट्यूब के जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट VGLD की वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर भी ये सारा मटेरियल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो इसको प्लीज प्रिंट कर लीजिएगा एंड डू गो थ्रू दिस मटेरियल बिकॉज इसमें से एग्जाम में आने के काफी चांसेस हैं. स्टार्ट करते हैं विद द रीसेंट इन जुडिशरी जो लेटेस्ट केस लॉज इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किए हैं. पहला केस लॉ आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का है, लक्ष्मण दास खंडेलवाल. इट्स अ इंपॉर्टेंट केस लॉ, कैन कम इन द एग्जामिनेशन. एक सेक्शन 292BB होता है कि अगर कोई नोटिस इनवैलिड है बट अगर आप प्रोसीडिंग अटेंड कर लेते हैं तो नोटिस वैलिड हो जाएगा, नोटिस वैलिडेट हो जाएगा और फिर बाद में आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि नोटिस वाज इनवैलिड. यहां इशू यह है कि 143(3) की असेसमेंट करने के लिए, 147 की असेसमेंट करने के लिए 143(2) का नोटिस देना मैंडेटरी होता है. यहां 143(3)/147 में असेसमेंट हुई बट असेसिंग ऑफिसर ने 143(2) का नोटिस नहीं दिया बट असेसी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अटेंड कर ली. अब बाद में असेसी कहता है असेसमेंट इनवैलिड है बिकॉज नोटिस उसे दिया नहीं गया. डिपार्टमेंट कहता है जी सिंस आपने प्रोसीडिंग अटेंड कर ली तो नोटिस वैलिडेट हो गया, आप प्रोसीडिंग को चैलेंज नहीं कर सकते. यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 143(3) 147 करने के लिए 143(2) का नोटिस देना मैंडेटरी होता है. अगर वो नोटिस दिया जाता और उसमें कोई डिफेक्ट होता और आप प्रोसीडिंग अटेंड कर लेते तो नोटिस वैलिड होता. बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में नोटिस दिया ही नहीं गया. सिंस नोटिस नहीं दिया गया तो देखिए सुप्रीम कोर्ट डिसीजन क्या कह रहा है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 292BB द असेसी हैड पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ लीगल फिक्शन द नोटिस इशूड वुड बी डीम्ड टू बी वैलिड even if there are infractions in the notice. The scope of provision is to make the service of notice having certain infirmities to be proper and invalid, if there was a requisite participation on the part of the assessee. It is, however, to be noted that section does not save complete absence of the issue of notice. देखिए अगर नोटिस दिया जाता और उस नोटिस में कोई कमी होती, कोई खामी होती और असेसी प्रोसीडिंग अटेंड कर लेता तो नोटिस वैलिड होता. बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां नोटिस दिया ही नहीं गया तो सेक्शन 292BB ऐसे डिफेक्ट को क्योर नहीं करता कि नोटिस नहीं दिया गया तो हम मान लेंगे नोटिस दिया गया है. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नॉन इश्यूएंस ऑफ नोटिस अंडर 143(2) इज नॉट अ क्यूरेबल डिफेक्ट अंडर सेक्शन 292BB in spite of participation of the assessee in the assessment proceedings. So friends, this judgment you should remember. यहां पर यह है कि अगर नोटिस दिया गया होता और नोटिस इनवैलिड होता तो असेसी के पार्टिसिपेट करने से वैलिड हो जाता. बट यहां नोटिस दिया ही नहीं गया. सिंस नोटिस नहीं दिया गया तो असेसी ने प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है तो यह नहीं माना जाएगा कि नोटिस दिया गया है और वैलिड है. So 292BB does not cure the complete absence of the notice and therefore जो असेसमेंट की गई 143(3) या 147 में without giving a notice under 143(2) the same is void
ab initio 292BB does not come to the rescue of the department. So first judgment नाम के साथ याद रखिएगा। दूसरा जजमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुप्रीम कोर्ट का है, मारुति सुजुकी का है। इस केस में क्या हुआ, एक कंपनी थी एस, वो अमलगमेट हुई मारुति के साथ। मारुति का नाम है एम। सो एक कंपनी थी एस, उसने अपनी रिटर्न फाइल की 28 नवंबर 2019 को। ईयर्स में चेंज कर देता हूं टू लुक लाइक एज इफ इट इज अ प्रेजेंट सिचुएशन। उसने 28 नवंबर 2019 को रिटर्न फाइल की कंपनी एस ने, यानी अमलगमेटिंग कंपनी ने। उस समय अमलगमेशन नहीं हुई थी। 29 जनवरी 2020 को हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दी स्कीम ऑफ अमलगमेशन। जो कंपनी एस थी अमलगमेटिंग कंपनी, वो अमलगमेट हो गई विद मारुति एम, और ये अमलगमेशन इफेक्ट दिया गया फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो देखने वाली बात है कि 29 जनवरी 2020 को हाई कोर्ट ने स्कीम ऑफ अमलगमेशन अप्रूव कर दी है। अब 2 अप्रैल 2020 को अमलगमेटेड कंपनी मारुति ने एओ को इंटीमेट किया कि यह अमलगमेशन हो चुका है। तो यह भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि 2 अप्रैल 2020 को मारुति, दैट इज द अमलगमेटेड कंपनी, उसने एओ को इंटीमेट किया कि एस कंपनी हम में अमलगमेट हो गई है। अब देखिए क्या हुआ। एओ ने 143(2) का स्क्रूटनी नोटिस इशू किया कंपनी एस को। कंपनी एस मींस द अमलगमेटिंग कंपनी, ऑन 26 सितंबर 2020, फॉलोड बाय नोटिस अंडर 142(1). तो एओ ने यह सब जानकारी होने के बाद भी कंपनी एस को स्क्रूटनी का नोटिस इशू किया 26 सितंबर 2020 को। अमलगमेटेड कंपनी एम मारुति ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अटेंड कर ली। असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ इन द नेम ऑफ कंपनी एस। एस मींस द अमलगमेटिंग कंपनी। अब देखिए, कंपनी एस तो खत्म हो चुकी है, कंपनी एस खत्म हो चुकी है, और इसका इंटीमेशन मारुति ने एओ को दे दिया था 2 अप्रैल 2020 को। उसके बावजूद एओ ने नोटिस कंपनी एस को इशू किया, जो खत्म हो चुकी है, 26 सितंबर 20 को, और जो असेसमेंट ऑर्डर भी पास किया वो अमलगमेटिंग कंपनी एस के नाम में पास किया। ऑल्दो मारुति हैड अटेंडेड द, मारुति मींस अमलगमेटेड कंपनी हैड अटेंडेड द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स। नाउ यहां दो बातें आती है। एक सेक्शन 292B होता है, डबल बी नहीं, 292B, जो कहता है कि अगर क्लेरिकल मिस्टेक्स है, अगर टाइपोग्राफिकल एरर्स है किसी नोटिस में, असेसमेंट में, बट सब्सटेंशियली लॉ फॉलो किया गया है, तो टाइपोग्राफिकल एरर्स इग्नोर कर दी जाएंगी। एक सेक्शन 292BB होता है जो कहता है कि अगर आपने प्रोसीडिंग अटेंड कर ली है तो नोटिस को आप चैलेंज नहीं कर सकते। अब यहां सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातें देखी। इसे मूव कैसे करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 292B जो है वो अलाउ करता है एक ऐसे डिफेक्ट को क्योर करना जो टेक्निकल नेचर का है। द रेशनल बिहाइंड दिस सेक्शन इज दैट द रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट नोटिस समन्स अदर प्रोसीडिंग should not be held to be invalid due to technical mistakes, which otherwise do not have much impact on the legality, provided such return assessment notice etc. are in conformity with the provisions of the Income Tax Act. अब यहां इशू है कि जो नोटिस एओ ने इशू किया अमलगमेटिंग कंपनी के नाम में एस, इवन आफ्टर मारुति ने नोटिस दे दिया था एओ को कि कंपनी एस खत्म हो चुकी है, क्या यह क्योरेबल डिफेक्ट है 292B में?
और सिंस मारुति ने, अमलगमेटेड कंपनी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग अटेंड कर ली हैं, तो क्या 292BB रेवेन्यू की सेविंग पे आ जाएगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अप्रूवल of scheme of amalgamation under section 394 is that the amalgamating company ceases to exist. It could not thereafter be regarded as a person under section 231 against which assessment proceeding could be initiated or an assessment order could be made. Notice under 143(2) was issued on 26 September 22 the amalgamating company, and prior to that date jurisdictional notice under 143(2) was issued. अमलगमेशन स्कीम ऑलरेडी अप्रूव हो गई थी, एस कंपनी खत्म हो चुकी थी और एम ने यह बात एओ को इंटीमेट कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन द प्रेजेंट केस डिस्पाइट द फैक्ट दैट एओ वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी एस हैविंग सीज्ड टू एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ अप्रूव्ड स्कीम ऑफ अमलगमेशन, द jurisdictional notice was issued in the name of S, the amalgamating company. The basis on which jurisdiction was invoked was fundamentally at odds with the legal principle that amalgamating entity ceases to exist upon the approved scheme of amalgamation. The Supreme Court accordingly held that the initiation of assessment proceedings on a non-existent entity, जो चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, उस पर आप प्रोसीडिंग कैसे इनिशिएट कर सकते हैं? So accordingly held that the initiation of assessment proceedings on a non-existent entity, S in this case, was void ab initio, and the participation in the proceedings by the appellate amalgamated company M in this case does not save the revenue in saying that assessment is invalid. Therefore, as per Supreme Court, the notice was invalid, the assessment is invalid, because आपने नोटिस दिया एक ऐसी एंटिटी को जो खत्म हो चुकी है, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। आपने असेसमेंट की एक ऐसी एंटिटी पर जो खत्म हो चुकी है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, एंड देयरफॉर द नोटिस वाज इनवैलिड, द असेसमेंट इज इनवैलिड, सो द एंटायर प्रोसीडिंग्स वर हेल्ड टू बी इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ मारुति इंडिया, मारुति सुजुकी। तो फ्रेंड्स, पहले दो जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डेफिनेटली एग्जाम में आ सकते हैं। थर्ड है, आपको याद होगा हमने क्लासेस में पढ़ा था कि अगर आप अपील करते हैं हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट पहली स्टेज में क्या करता है? अपील एडमिट करता है, और अपील जब एडमिट करता है तो क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट करके बताता है कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व इन दिस केस। यहां क्या हुआ? हाई कोर्ट के पास अपील आई। अपील में मान लीजिए असेसी ने 3 ग्राउंड्स रेज किए थे। हाई कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट नहीं किया। हाई कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट नहीं किया और बिना फॉर्मुलेट किए दोनों पार्टीज को सुना और अपना जजमेंट सुना दिया, अफर्मिंग द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल बेस्ड ऑन क्वेश्चंस रेज्ड बाय द appellant. The issue is, while deciding an appeal, is it mandatory for the High Court to frame a substantial question of law, or can it decide the case on the basis of question of law as raised by the appellant? यह भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉ बड़ा क्लियर है कि असेसी अगर क्वेश्चंस ऑफ लॉ रेज करता है तो हाई कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि उन क्वेश्चंस ऑफ लॉ को फॉर्मुलेट करे कि कौन कौन से क्वेश्चन ऑफ लॉ बनते हैं उनके हिसाब से, और क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट करने के बाद हाई कोर्ट उन क्वेश्चंस पर अपना जजमेंट दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहां हाई कोर्ट ने, नेक्स्ट पेज कर, यहां हाई कोर्ट ने सही तरीका फॉलो नहीं किया। उन्हें क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट करना चाहिए था, उसके बाद डिसीजन देना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा
the apex court means Supreme Court, noted that there lies a distinction between questions proposed by the appellant for admission of appeal to the High Court and questions formulated by the High Court. Section 260A provides that appeal is to be heard on the merits, only on the questions formulated by the High Court. In other words, appeal can be heard only on the questions formulated by the High Court and not on the questions proposed by the appellant. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया? कहा हाई कोर्ट ने गलती की है, उन्हें क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट करने चाहिए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि हम ये जो हाई कोर्ट डिसीजन है इसे सेटिसाइड कर रहे हैं और वापस हाई कोर्ट को केस वापस भेज रहे हैं कि हाई कोर्ट प्रॉपर तरीका अपनाए, क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट करे और फिर उन पर जजमेंट दे। सो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया और केस वापस हाई कोर्ट को रिमांड बैक किया और हाई कोर्ट से कहा कि अपने क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट करिए और उन पर फिर डिसीजन दीजिए। सो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, द सुप्रीम कोर्ट held it to be just and proper to remand the case to the High Court for deciding the appeal afresh on the merits of the case in accordance with the procedure prescribed by Section 260A। यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा कि हम आपका ऑर्डर सेटिसाइड कर रहे हैं, आपको वापस भेज रहे केस, क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट करिए, उन पर अपील सुनिए फिर और डिसीजन दीजिए। 4th case law is very, very, very important, should definitely come in the examination। और इस तरह के जजमेंट्स एग्जामिनर के लिए फैंसी होते हैं while framing the MCQs। हमने एक सेक्शन किया था ATIC। अगर आप हिमाचल प्रदेश में नई इंडस्ट्री लगाते हैं, अगर आप हिमाचल प्रदेश में नई अंडरटेकिंग लगाते हैं तो पहले 5 साल उस अंडरटेकिंग के 100% प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट होते हैं ATIC में और अगले 5 साल प्रॉफिट्स का 25%/30% एग्जेम्प्ट होते हैं अगले 5 साल। यानी डिडक्शन मिलती है आपको टोटल 10 साल। अगर आपने नई अंडरटेकिंग लगाई है तो पहले 5 साल 100% प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट, अगले 5 साल 30% इन केस ऑफ कंपनी, 25% इन केस ऑफ नॉन कंपनी प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट होते हैं। सेक्शन यह भी कहता है कि अगर आप न्यू अंडरटेकिंग नहीं लगाते बट सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करते हैं, सब्सटेंशियल एक्सपेंशन होता है कि आप प्लांट मशीनरी में 50% एडिशन कर लेते हैं, तो भी पहले 5 साल 100% प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट है आपके, अगले 5 साल 30% इन केस ऑफ कंपनी, 25% इन केस ऑफ नॉन कंपनी प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट है। यहां क्या हुआ दोस्तों, असेसी ने एक नया यूनिट लगाया हिमाचल प्रदेश में, कोई डाउट नहीं, उसे पहले 5 साल 100% एग्जेम्पशन मिल गई प्रॉफिट्स की। अब 6th ईयर से 10th ईयर तक असेसी को, क्योंकि असेसी देखिए यहां पर नॉन कंपनी है, तो 25% रिडक्शन मिलनी चाहिए थी। बट हुआ क्या 6th ईयर में, असेसी ने नई अंडरटेकिंग लगाई, पहले 5 साल 100% रिडक्शन क्लेम की, 6th to 10th ईयर 25% रिडक्शन मिलेगी। बट यहां क्या हुआ, 6th ईयर में असेसी ने सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कर लिया। अब असेसी कहता है जी अब मेरे को दोबारा से डिडक्शन दीजिए, पहले 5 साल 100%, अगले 5 साल 25%। यानी असेसी कहता है 6th to 10th ईयर मुझे 100% दीजिए और 11th to 15th ईयर मुझे 25% दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैक्ट्स बहुत क्लियर है, असेसी ने नई अंडरटेकिंग लगाई, पहले 5 साल 100% रिडक्शन क्लेम की, फैक्ट्स बड़े क्लियर हैं कि 6th ईयर में असेसी ने सब्सटेंशियल एक्सपेंशन की है।
अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर असेसी ने सब्सटेंशियल एक्सपेंशन की है 6th ईयर में, तो डिडक्शन का पीरियड तो 10 साल रहेगा, और यहां 6 to 10th ईयर में असेसी को 100% डिडक्शन मिल जाएगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80 IC इज एडमिसिबल नॉट ओनली व्हेन एन अंडरटेकिंग sets up a new unit and starts manufacturing or producing any article or thing. The advantage of this provision also accrues to existing units if they carry out substantial expansion of their units by investing the required capital in the assessment year relevant to the previous year. The Supreme Court held that an undertaking which had set up a new unit of the nature mentioned in 80 IC would be entitled to deduction at the rate of 100% of the profits and gains for the 5 years, initial 5 assessment years, commencing with the initial assessment year. For the next 5 years, the deduction would be 25%, 30%, as the case may be. However, in case substantial expansion is carried out, as defined in 80 IC, by such undertaking within the aforesaid period of 10 years, the said previous year in which expansion is undertaken would become the initial assessment year. And from that year, the assessee shall be entitled to 100% of deductions of profits and gains. However, would be for the period remaining out of 10 years as provided in 80 IC. यानी डिडक्शन का पीरियड आपका 10 साल ही रहेगा। इस जजमेंट का क्रक्स इंस्टीट्यूट ने समझाया नोट 1। सपोज मैंने नई अंडरटेकिंग लगा ली, पहले 5 साल 100% डिडक्शन क्लेम कर ली। नाउ सपोज मैं 7th ईयर में, इंस्टीट्यूट ने एग्जांपल लिया 8th ईयर, 8th ईयर में आप सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करते हैं, 8th ईयर में आप सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करते हैं, तो इंस्टीट्यूट बड़ा ब्यूटीफुली समझाती है। सो आई रिपीट, इंस्टीट्यूट ने नोट 1 में समझाया इस जजमेंट को कि आपने नई अंडरटेकिंग लगाई और 8th ईयर में आपने सब्सटेंशियल एक्सपेंशन किया, तो इंस्टीट्यूट ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्स द जजमेंट कि पहले 5 साल डिडक्शन 100% है, 6th and 7th ईयर 25% है, 8th ईयर जब आपने सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कर ली, 8th, 9th and 10th ईयर डिडक्शन विल बी 100%। तो दोस्तों डिडक्शन 10 साल ही रहेगी। अगर आपने 6th ईयर में सब्सटेंशियल एक्सपेंशन की है तो 6 to 10th ईयर आपको फिर से 100% डिडक्शन मिल जाएगी। जैसे नोट 1 ने इंस्टीट्यूट में समझाया कि अगर 8th ईयर में सब्सटेंशियल एक्सपेंशन की है तो पहले 5 साल 100%, 6th, 7th ईयर 25%, 8th, 9th, 10th ईयर 100%। हमने एक जजमेंट किया था क्लासेस में, क्लासिक बाइंडिंग इंडस्ट्रीज, जो सुप्रीम कोर्ट का ही था बट उसमें जजेस कम थे। ये जो अभी हम जजमेंट पढ़ रहे हैं इसमें ज्यादा जजेस थे। तो इंस्टीट्यूट कहती है कि जो हमने पुराना जजमेंट किया था क्लासिक बाइंडिंग इंडस्ट्रीज का, वो प्रिवेल नहीं करेगा, जजमेंट ये वाला प्रिवेल करेगा। सो एग्जाम के लिए इस जजमेंट का नाम याद कर लीजिए। यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ MCQ और अ क्वेश्चन ऑन दिस जजमेंट। सो केस लॉ 1, 2 and 4 मेरे हिसाब से तीनों केस लॉ एग्जाम में आ सकते हैं इन फॉर्म ऑफ MCQ और अदरवाइज। 5th केस लॉ है कि असेसी ने कमिश्नर के पास 12AA में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। असेसी ने कमिश्नर के पास 12AA रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, यानी रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए अप्लाई किया, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए। कमिश्नर ने रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर दी, कमिश्नर ने रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर दी 12AA में। अगर कमिश्नर रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर देता है तो असेसी अपील कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल में। असेसी ने अपील की अपीलेट ट्रिब्यूनल में।
अपलेट ट्रिब्यूनल ने क्या किया, रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दी। अब दोस्तों इशू पता है क्या है, इशू ये है, रेवेन्यू कहता है कि अपलेट ट्रिब्यूनल को क्या करना चाहिए था, अगर उसे लग रहा था कि कमिश्नर का ऑर्डर गलत है तो कमिश्नर का ऑर्डर कैंसिल करके वापस केस कमिश्नर को भेजते। रेवेन्यू कहता है कि अपलेट ट्रिब्यूनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं कर सकता। यहां देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा, इशू है कैन द अपलेट ट्रिब्यूनल while hearing an appeal under section 254 in a matter where registration under section 12AA has been denied by the commissioner itself pass an order directing the commissioner to grant registration, और अपलेट ट्रिब्यूनल को केस वापस सीआईटी को भेजना चाहिए कि सीआईटी देखे रजिस्ट्रेशन देनी चाहिए, यानी दोबारा से देखे। यहां हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है और सीआईटी को डायरेक्ट कर सकता है कि रजिस्ट्रेशन दीजिए, हमारे सबसे बनती है रजिस्ट्रेशन, considering the specifics of the facts of the case where CIT has refused to accept the application for registration of trust after recording its findings. So, अगर CIT ने फाइंडिंग्स रिकॉर्ड किए हैं कि इन फाइंडिंग के बेसिस पर हम रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर रहे हैं और ट्रिब्यूनल देखता है कि फाइंडिंग्स गलत थी, ट्रिब्यूनल इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। सो अगर ट्रिब्यूनल खुद फैक्ट फाइंडिंग करके देखता है कि फाइंडिंग्स ऑफ द कमिश्नर वर रॉन्ग, इन दैट केस द ITAT कैन से दैट द ट्रस्ट वाज एंटाइटल्ड टू रजिस्ट्रेशन एंड इट कैन डायरेक्ट द कमिश्नर दैट प्लीज ग्रांट द रजिस्ट्रेशन टू द ट्रस्ट। द हाई कोर्ट opined that the tribunal can pass an order directing the CIT to grant registration, considering the specific facts of the case where the CIT has refused to accept the application for registration of the trust after recording his findings on the basis of material on record before him that the activities and object of the trust are not genuine, and the appellate tribunal on the basis of same material on record comes to the conclusion that order of CIT is perverse, means wrong, since it has been passed ignoring, misconstruing and misinterpreting the evidence. So दोस्तों, ट्रिब्यूनल फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी होती है। तो ऑर्डिनरीली अगर कमिश्नर रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर देता है, ट्रिब्यूनल कमिश्नर को बोलेगी कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन देखिए और बनती है तो दे दीजिए। बट अगर ट्रिब्यूनल देखती है कि जो फाइंडिंग्स रिकॉर्ड की कमिश्नर ने वाइल रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन, वो फाइंडिंग्स ही गलत है, फाइंडिंग्स का मतलब फैक्ट फाइंडिंग वाज टोटली रॉन्ग एंड द फैक्ट्स आर टोटली इन फेवर ऑफ द एसोसिएट ट्रस्ट, तो ट्रिब्यूनल कैन होल्ड दैट रजिस्ट्रेशन शुड हैव बीन ग्रांटेड and it can direct, and it has directed in this case, to the CIT to grant registration under 12AA. In such a case, the appellate tribunal can direct registration of the trust without remanding the matter to the CIT, since such remand would be empty formality, as the CIT cannot go against the conclusions, conclusion means findings, arrived at and recorded by the appellate ट्रिब्यूनल। 6th केस लॉ है, हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। आपने ट्रिब्यूनल में अपील फाइल की, सपोज वीजी ने ट्रिब्यूनल में अपील फाइल की, क्यों फाइल की होगी? क्योंकि CITPS का ऑर्डर मेरे अगेंस्ट था। सो CITPS का ऑर्डर मेरे अगेंस्ट था, मैंने वीजी ने अपील फाइल की ट्रिब्यूनल में। जिस दिन हियरिंग थी मैं पहुंच नहीं पाया, जिस दिन मैं हियरिंग थी मेरी ट्रिब्यूनल में, मैं पहुंच नहीं पाया। अब ट्रिब्यूनल कहता है कि वीजी इज नॉट प्रेजेंट, अपील डिसमिस्ड। क्या ट्रिब्यूनल ऐसा कर सकता है? देखिए, ट्रिब्यूनल क्या है? जजेस है। अगर कोई प्रेजेंट नहीं भी है तो जजेस को क्या करना चाहिए? मेरिट्स पे ऑर्डर पास करना चाहिए। सिंपली ये तरीका थोड़ी हो गई अपील डिसमिस। तो अगर वीजी प्रेजेंट नहीं है तो ट्रिब्यूनल को क्या करना चाहिए था? फैक्ट्स देखते केस के
और मेरिट्स पे अपना जजमेंट देना चाहिए था। यहां पर ट्रिब्यूनल ने एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, मतलब असेसी प्रेजेंट नहीं था, और ऑर्डर में क्या किया, अपील डिसमिस कर दी ऑन द ग्राउंड असेसी was not present. Can appellate tribunal dismiss an appeal without deciding the case on merits solely on the ground that assessee has not appeared on the appointed day of hearing? तो हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट नोटेड प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 254, रूल 24 of the ITT rules and decision of the apex court on the said issue. The High Court opined that even if the assessee could not appear, the tribunal could have decided the appeal only on merits ex parte after hearing the other party, that is revenue. A legal and binding responsibility lies on the tribunal to decide the appeal on merits even if the assessee is not present or his lawyer is not present. So tribunal ने गलत किया, हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का ऑर्डर कैंसिल किया और ट्रिब्यूनल को कहा कि मेरिट्स पर अपना डिसीजन दोबारा से दीजिए। इन व्यू ऑफ द डिसाइडेड केस लॉज, हाई कोर्ट डिसीजन एंड द क्लियर प्रोविजंस ऑफ रूल 24 ऑफ द ITT रूल्स, द हाई कोर्ट सेट असाइड द इम्पंज्ड ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल dismissing the assessor's appeal due to non-appearance and directed the ITAT to decide the appeal on merits fresh in accordance with the law. Seventh is not that important. बट जब भी मैं कुछ कहता हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, इंस्टीट्यूट जरूर पूछ लेता है। यहां क्या था कि असेसी का एक ग्रेचुटी फंड था। ग्रेचुटी फंड 1976 में अप्रूव कराया था उसने। तो एक बार फंड अप्रूव हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए अप्रूव हो जाता है। तो असेसी का एक अप्रूव ग्रेचुटी फंड था, वे बैक 1976 में कमिश्नर से अप्रूव कराया था। और कमिश्नर से अप्रूव कराने के बाद उसने LIC से एक पॉलिसी ले ली थी ताकि LIC को प्रीमियम पे करता रहे और जो ग्रेचुटी फंड है उसको LIC एडमिनिस्टर कर ले। अब असेसी से मांगा गया कमिश्नर का ऑर्डर 1976 का। असेसी से कहा गया कि 1976 में जो कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया था, जहां आपके ग्रेचुटी फंड को अप्रूव किया गया था, वो ऑर्डर प्रोड्यूस करिए। असेसी नहीं कर पाया क्योंकि देखिए ना, 30-40 साल पुराने रिकॉर्ड्स मिलते नहीं है और यहां पर ऐसा ही हुआ, असेसी को रिकॉर्ड्स नहीं मिले। ऑल्दो असेसी ने जो LIC के साथ एग्रीमेंट था उसको प्रोड्यूस कर दिया। अब AO 148 में केस खोलता है ऑन द ग्राउंड कि आपने 1976 में जो कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया था अप्रूविंग द ग्रेचुटी फंड, वो आपने प्रोड्यूस नहीं किया। इस बेसिस पर मैं आपकी रीओपनिंग कर रहा हूं 148 में। कैन द assessee's failure to produce commissioner's order of approval dating back to the year 1976 for employees gratuity scheme tantamount to non-disclosure of material facts to justify the reopening of the assessment under 148, जहां assess ने प्रोड्यूस किया एग्रीमेंट बिटवीन LIC and the trustees of the gratuity scheme on the basis of which he has claimed deduction under 3615 of the Income Tax Act. यहां हाई कोर्ट ने कहा भाई ये क्या बात है कि अगर 35 साल पुराना ऑर्डर नहीं मिल पा रहा बट असेसी ने LIC के साथ जो एग्रीमेंट हुआ वो प्रोड्यूस किया हुआ है, तो हाउ कैन यू मेक दिस एज अ ग्राउंड फॉर रीओपनिंग द केस अंडर 148? एंड देयरफॉर हाई कोर्ट ने कहा रीओपनिंग ऑफ द केस ऑन द ग्राउंड की 1976 में जो कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया था अप्रूविंग द ग्रेचुटी फंड, वो नहीं प्रोड्यूस किया गया, इट इज अनजस्टिफाइड।
The High Court held that merely because a assessee is unable to produce a copy of the order of approval of gratuity scheme by the commissioner, after a long gap of time, it cannot amount to failure on the part of the assessee to disclose fully and truly all material facts, since assessee had produced a copy of the agreement with the LIC and the trustees of the gratuity scheme in the course of the original assessment proceedings, in line with the documents produced by the assessee in the earlier years. Therefore, in absence of failure on the part of the assessee to disclose truly and fully all material facts, reopening of the assessment by issue of notice under 148 is totally invalid, though there is no change of opinion also. And therefore, the reopening of the assessment on the ground कि आप 35 साल पुराना कमिश्नर का ऑर्डर अप्रूविंग द ग्रेचुइटी फंड स्कीम प्रोड्यूस नहीं कर पाए इज अनजस्टिफाइड, इनवैलिड और नोटिस अंडर 148 क्वेश्चन कर दिया गया. Can penalty under 271C be levied for non-remittance of TDS under Chapter 17B to the credit of the central government? यहां assessee एक ट्रस्ट थी. आप कहेंगे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट कंपनी होती है, बिकॉज नए कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 होता है शायद. नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज. तो assessee एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, ट्रस्ट की तरह रजिस्टर्ड थी 12AA में, और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करती थी. इसने टीडीएस काटा नहीं, कई जगह काट के जमा नहीं किया, इसलिए एओ पेनल्टी लगा रहा है 271C की. सेक्शन 271C होता है अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो जितना टीडीएस नहीं काटा उतनी पेनल्टी होती है. अगर टीडीएस आपने काट के जमा नहीं किया तो जितना जमा नहीं किया उतनी पेनल्टी होती है 271C. अब assessee कहता है जी मेरी तो ड्यूटी ही नहीं थी टीडीएस काटने की. assessee कहता है कि लॉ में लिखा है कि अगर आपका पिछले साल टैक्स ऑडिट हुआ था, पिछले साल प्रीसीडिंग ईयर में 44AB में टैक्स ऑडिट हुआ था, तो आपको करंट ईयर में टीडीएस काटना होता है. assessee कहता है कि मैं तो ट्रस्ट हूं, मेरा तो ऑडिट सेक्शन 12AA में होता है, मेरा ऑडिट 44AB में होता ही नहीं है. तो assessee कहता है कि मेरा प्रीसीडिंग ईयर में 44AB में टैक्स ऑडिट नहीं हुआ, इसलिए मुझे करंट ईयर में टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन ही नहीं थी, एंड देयरफॉर आप मुझ पर पेनल्टी 271C की नहीं लगा सकते. अगर हम रेलेवेंट प्रोविजंस देखें तो सेक्शन कहता है कि हर पर्सन को एक्सेप्ट इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस काटना मैंडेटरी होता है अगर अमाउंट पेड थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है. एग्जेम्पशन सिर्फ किसको है? इंडिविजुअल्स एचयूएफ को. इंडिविजुअल्स एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना इन द करंट ईयर अगर प्रीसीडिंग ईयर में टैक्स ऑडिट नहीं हुआ था. सो हाई कोर्ट ने कहा कि यहां ये जो ट्रस्ट है ये तो ना तो इंडिविजुअल है ना ही एचयूएफ है. तो जो एक्सेप्शन है कि इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना अगर पिछले साल उनका टैक्स ऑडिट नहीं हुआ था, हाई कोर्ट ने कहा वो एक्सेप्शन तो टीडीएस में लगती है ओनली फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ. ये तो ट्रस्ट है. ट्रस्ट इज नाइदर इंडिविजुअल नॉर एचयूएफ, एंड देयरफॉर यहां जो assessee एग्जेम्पशन की बात कर रहा है वो रेलेवेंट ही नहीं है. हाई कोर्ट ने बड़े सारे पुराने डिसीजन रेफर किए और कहा कि अगर आप टीडीएस नहीं काटते या जमा नहीं करते तो पेनल्टी अंडर 271C लगती है. अकॉर्डिंगली द हाई कोर्ट हेल्ड दैट द assessee इज लायबल टू पे पेनल्टी अंडर 271C फॉर बोथ नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड non-remittance of tax at source.
तो फ्रेंड्स, ये जजमेंट्स हैं जो आपने करने हैं। इसमें से जो आपको याद करना है, एक तो पहला जजमेंट याद करना है, लक्ष्मण दास खंडेलवाल, एग्जाम में आ सकता है आराम से। दूसरा भी याद करना है मारुति सुजुकी, ये भी एग्जाम में आ सकता है, विद नेम याद कर लीजिएगा। पहला, दूसरा, चौथा भी कर लीजिए। चौथा तो 100% करिएगा। सो 1 2 4 5, या सो 1 2 4 एंड 5 के नाम याद कर लीजिए। बाकी के फैक्ट्स, जजमेंट याद रखिए। और मेरे हिसाब से इन 8 जजमेंट्स में से कुछ ना कुछ एग्जाम में आपको आ जाएगा। आपके इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट पे मटेरियल है उसमें जजमेंट्स बहुत लेंदी दी हुई हैं। मैंने इनको प्रॉपरली एडिट कर दिया है, लॉजिक्स वगैरह सारे दे दिए जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिए। तो आप इन पेजेस से कर लीजिए, 6 पेजेस हैं, ये सफिशिएंट आपके लिए। दोस्तों, अगर आप देखिए, मैंने नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम रखा है, नेक्स्ट टॉपिक का, सर्टेन कंसेप्ट सो एज टू फॉल इन लाइन विद द ICAI व्यूज। दोस्तों, इंस्टीट्यूट हमारी मदर बॉडी है, हम इससे कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। मैं तो सभी टीचर्स को गुजारिश करूंगा कि लेट अस नॉट फाइट विद द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट अगर व्यू लेती है, अगर 2 व्यूज पॉसिबल है, एक व्यू ले रही है इंस्टीट्यूट, तो लेट अस रिस्पेक्ट द व्यू एंड लेट अस फॉलो दैट व्यू इन द क्लासेस एंड आस्क द स्टूडेंट टू फॉलो दैट व्यू इन द एग्जाम्स ओनली, बिकॉज इट इज द इंस्टीट्यूट हु चेक्स द पेपर्स एंड अवॉर्ड द मार्क्स। पहला कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, फिर भी कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि अगर आप कोई कैपिटल एसेट गिफ्ट करते हैं तो सेक्शन 47 कहता है इसे हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे एंड देयरफॉर देयर विल बी नो कैपिटल गेन्स। सो सेक्शन 47 कंसेप्ट 1 कहता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस को हम ट्रांसफर नहीं मानते। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी रिगार्डेड एज transfers for the purpose of section 45 and therefore no cap gains. Any transfer of a capital asset under a gift will irrevocable trust. तो अगर आप कैपिटल एसेट गिफ्ट करते हैं देयर इज नो ट्रांसफर, बट एक प्रोविजो जो मेरे हिसाब से इररेलेवेंट है, इंस्टीट्यूट ने दी हुई है स्टडी मटेरियल में। इंस्टीट्यूट एक MCQ भी बनाया हुआ है इस प्रोविजो के पर बेस्ड, तो हम इस प्रोविजो को फॉलो करेंगे। ये प्रोविजो कहती है कि ऑल्दो अगर आप कैपिटल एसेट गिफ्ट करते हैं देयर इज नो कैप गेन, बट एम्प्लॉय को अगर ESOPs मिले हैं, एम्प्लॉय को अगर शेयर्स मिले हैं, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम में, उनको वो गिफ्ट करता है, तो एम्प्लॉय के हाथ में कैपिटल गेन्स अराइज होगा। और जिस दिन वो गिफ्ट कर रहा है उन शेयर्स को, उस दिन जो शेयर्स की FMV है दैट विल बी टेकन एज द सेल प्राइस। तो एक प्रोविजो है। पहले लॉ कहता है कि अगर आप गिफ्ट करते हैं कैपिटल एसेट देयर विल बी नो ट्रांसफर प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू ट्रांसफर अंडर गिफ्ट irrevocable trust of a capital asset being shares, debentures, warrants allotted by a company directly, indirectly to the employees under the ESOPs, employee stock option plan or scheme of the company, offered to such employees in accordance with the guidelines framed by the central government. Therefore, अगर employee ESOPs गिफ्ट करता है तो उसके हाथ में कैपिटल गेन्स आ जाएंगे, और जो FMV है जिस दिन उसने गिफ्ट किया दैट इज द सेल प्राइस ऑफ द शेयर्स।
अब आप कहेंगे ट्रिपल टैक्सेशन है, होने दीजिए, इंस्टीट्यूट को फॉलो करिए। देखिए, जब मुझे ESOPs मिले, मेरे हाथ में परक्विजिट का टैक्स लग गया। जब ESOPs मिले तो मुझे परक्विजिट पर टैक्स देना पड़ गया। अब मैं ESOP गिफ्ट करूंगा तो मेरे हाथ में सेल मानी जाएगी, और जो रिसीवर है उसके हाथ में 56 to 10 लग जाएगा, उसके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगी 56 10 में। सो लेट्स नॉट गो टू द लॉजिक, याद कर लेते हैं। ऑल्दो गलत है बिल्कुल, बट एग्जाम में यही फॉलो करेंगे। इंस्टीट्यूट का एक MCQ भी है कि एक असेसी ने अपना लैंड गिफ्ट किया, नो कैप गेन्स, ESOPs गिफ्ट किए, कैप गेन्स विल बी देयर, और जो रिसीव कर रहा है उसके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है अंडर 56 to 10। सो पहला कंसेप्ट मान लेते बिल्कुल ठीक है, इंस्टीट्यूट मदर बॉडी है, उसको फॉलो करेंगे। एम्प्लॉय अगर ESOPs गिफ्ट करेगा तो एम्प्लॉय के हाथ में कैप गेन्स राइज होंगे। जो FMV ऑफ शेयर्स है ऑन द डेट ऑफ गिफ्टिंग द ESOPs, that will be taken as the sale price in the hands of the employee। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट हम क्लास में भी कर चुके हैं, मैंने इसलिए लिया है कि कोई अगर आप में से पुराने स्टूडेंट्स हैं जो 6-7 साल पहले मेरी क्लासेस की थी, तब मैं ये नहीं कराता था, अब मैं कराता हूं ये 1023C 3AD। अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आपकी एनुअल रिसीट्स अप टू 1 करोड़ है, तो आपकी इनकम अनकंडीशनली एग्जेम्प्ट है 1023C 3AD में। आपको सेक्शन 11-12 चेक नहीं करना, सीधा इनकम एग्जेम्प्ट कर देनी है। सो एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 1023C 3AD2 एनी यूनिवर्सिटी, educational institution existing solely for education purposes and not for the purpose of profit, if the aggregate annual receipts of such university or educational institution does not exceed ₹1 crore। तो हम क्लासेस में भी सेम व्यू लेते थे। मैंने कुछ पुराने स्टूडेंट जो 6-7 साल पुराने वाले अटेंड कर रहे हैं उनके लिए लिया है, तब मैं ये कंसेप्ट नहीं कराता। अदरवाइज कंसेप्ट 2 हमारा इंस्टीट्यूट का बिल्कुल सेम व्यू है। कंसेप्ट 3 मानता हूं यहां गलती मुझसे हुई है, इंस्टीट्यूट बिल्कुल सही है। यहां इंस्टीट्यूट मुझसे बिल्कुल सही है, मुझसे गलती हुई है, और विद फोल्डेड हैंड राइट से सॉरी कि मुझसे गलती हुई है। एक सेक्शन, अच्छा क्या होता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट? मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता है MMR, द हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल इंक्रीज बाय सरचार्ज एंड सेस, यानी 30% हाईएस्ट रेट प्लस 37% सरचार्ज प्लस 4% सेस, it comes to 42.744%। पूरे एक्ट में जहां भी मैक्सिमम मार्जिनल रेट लिखा हुआ है, पूरे एक्ट में जहां भी मैक्सिमम मार्जिनल रेट लिखा हुआ है MMR, उसका मतलब है द हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल इंक्रीज बाय 37% सरचार्ज प्लस 4% सेस, दैट इज 42.744%। सिर्फ एक जगह डिफरेंट है, सेक्शन 115TD। इंस्टीट्यूट बिल्कुल सही है। अगर फाइनेंस एक्ट देखें, फाइनेंस एक्ट में लिखा हुआ है कि 115TD का जो टैक्स रेट है MMR, उस पर सरचार्ज लगेगा 12%, 12% एंड नॉट 37%। एंड देयरफॉर सो 115TD कहता है कि अगर ट्रस्ट कुछ डिफॉल्ट्स करती है, डिसॉल्व हो जाती है, दूसरी ट्रस्ट में मर्ज करती है,
अप्रूवल्स खत्म हो जाता है, यानी 115 TD की कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो एक्रेडिटेड इनकम पर टैक्स लगता है एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट, जो मैंने आपको क्लासेस में कराया था 42.744%, जो गलत है। इंस्टीट्यूट बिल्कुल सही है। 115 TD के केस में फाइनेंस एक्ट 19 कहता है कि टैक्स रेट रेफर इन 115 TD shall be increased by a surcharge of 12%. Therefore, MMR for the purpose of 115 TD is 30% plus 12% plus 4%, 34.944%. मैं रिपीट करता हूं, मैं क्लासेस में गलत कराया है, मैंने कराया था 42.944, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ 115 TD MMR means 34.944%. Therefore, for the purpose of section 115 TD, MMR is 34.944%. For all other sections, the MMR is 42.744%. So my sincere apologies for doing this error in the class. तो इंस्टीट्यूट सुप्रीम है, हम भी मानते हैं, हम जैसे एक्सपीरियंस लोग भी गलती कर जाते हैं, बट इंस्टीट्यूट यहां पर परफेक्टली गई है, मैं गलत था यहां पर। सो MMR फॉर द पर्पस ऑफ 115 TD इज 34.944%। आते हैं कंसेप्ट 4 पर। कंसेप्ट 4 में दो व्यूज पॉसिबल है। मैं बताता हूं इशू क्या है। इंस्टीट्यूट अलग व्यू लेती है, हम अलग व्यू लेते हैं, दोनों व्यूज अपनी जगह ठीक है, बट सिंस मार्क्स हमें इंस्टीट्यूट अवॉर्ड करती है, लेट अस फॉलो द व्यू ऑफ द इंस्टीट्यूट ओनली। तो मैंने कंसेप्ट 4 में क्या किया है, पहले आपको कंसेप्ट बताता हूं क्या है, हम क्या व्यू लेते हैं, इंस्टीट्यूट क्या व्यू लेती है, और हम अब इंस्टीट्यूट का व्यू ही फॉलो करेंगे। अब देखिए क्या होता है। अनोनिमस डोनेशंस मिलती हैं आपको। अनोनिमस डोनेशंस टैक्सेबल होती है एट द रेट ऑफ 30%। सो अनोनिमस डोनेशंस टैक्सेबल होती है एट द रेट ऑफ 30%। बट वहां एक बेनिफिट होता है कि अनोनिमस डोनेशन शैल बी रिड्यूस बाय द फॉलोइंग। अनोनिमस डोनेशन में से आप कम करते हैं ₹1 लाख और 5% ऑफ टोटल डोनेशंस विच एवर इज हायर। सो 1 लाख और 5% ऑफ टोटल डोनेशंस विच एवर इज हायर हम अनोनिमस डोनेशन में से रिड्यूस कर देते हैं, और जो हम रिड्यूस करते हैं उसे हम टैक्स करते हैं एट द नॉर्मल टैक्स रेट। सो एज पर सेक्शन 115 BBC, the anonymous donations received by the trust reduced by higher of the following amounts shall be taxable at 30%, ₹1 lakh या 5% of total donations. Therefore, if anonymous donations are 10 lakh rupees and total donations are 40 lakh, then 10 lakh shall be reduced by higher of the following ₹1 lakh or 5% of 40 lakh, which is 2 lakh. यानी 8 लाख की अनोनिमस डोनेशंस टैक्सेबल होंगी एट 30%, और हम क्लास में व्यू लेते थे कि 2 लाख शैल बी टैक्सेबल एट द नॉर्मल टैक्स रेट्स। यहां हमारा इंस्टीट्यूट का डायवर्जेंस ऑफ व्यू है। इंस्टीट्यूट कहती है जो 2 लाख नॉर्मल रेट पर टैक्सेबल है उस पर 15% एडहॉक डिडक्शन मिलनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते थे, 1 लाख और 5% ऑफ टोटल डोनेशंस विच एवर इज हायर अनोनिमस डोनेशन से कम कर दिया। हमारे केस में अनोनिमस डोनेशन 10 लाख की है, 1 लाख और 5% ऑफ टोटल आया 2 लाख। 10 लाख की अनोनिमस डोनेशन में से हमने 2 लाख कम कर दिया। हम 8 लाख को टैक्स करते हैं 30%, नो डाउट अबाउट इट, इंस्टीट्यूट भी सेम कहती है। अब हम कहते हैं जो 2 लाख है
वो टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट्स। यहां इंस्टीट्यूट का व्यू डिफरेंट है। इंस्टीट्यूट कहती है 2 लाख में से आप माइनस करिए 15% एडहॉक डिडक्शन। और अगर देखिए इंस्टीट्यूट सही कह रही है, बिकॉज इंस्टीट्यूट कहती है कि 2 लाख जो है उसे हम नॉर्मल डोनेशंस मानेंगे, और नॉर्मल डोनेशंस पर आपको 15% एडहॉक एग्जेम्पशन मिलती है। एंड देयरफॉर ICI takes the view that 15% ad hoc deduction is available on this normal donation, and we accept the view of the ICI. एग्जाम में आपको 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने चारों क्वेश्चंस को रीसॉल्व कर दिया एज पर दिस व्यू, और सिर्फ फर्क यह आ रहा है जो अनोनिमस डोनेशंस में से नॉर्मल रेट पर डोनेशन जो टैक्स होंगी उस पर 15% एडहॉक एग्जेम्पशन मिल जाएगी आपको। एक एग्जांपल कर लेते हैं। आशा मेमोरियल ट्रस्ट रनिंग हॉस्पिटल प्रीवियस ईयर 20 के लिए डाटा दे रही है। रनिंग ऑफ हॉस्पिटल से इनकम आ रही है 14.25 लाख। डोनेशंस इंक्लूडिंग अनोनिमस डोनेशंस 3 लाख, 5.75 लाख। अमाउंट अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ द हॉस्पिटल 18 lakh. Out of 18 lakh, 5 lakh was paid to contracted in cash for providing cleaning sanitation services. ट्रस्ट ने 15 लाख एक्यूमुलेट किया 11/2 में फॉर 5 years और इतना खर्च कर पाई 31 मार्च 20। अब देखिए हमने रिसीट्स ली फ्रॉम रनिंग द हॉस्पिटल 1425, डोनेशंस ली एक्सक्लूडिंग द अनोनिमस डोनेशंस। हम क्लास में ऐसे ही करते थे, बट आप यहां क्या करेंगे, अनोनिमस डोनेशन में से 1 लाख जो है टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट्स पर, उस 1 लाख पर हम 15% की एडहॉक एग्जेम्पशन ले लें। तो 15% एडहॉक डिडक्शन विल बी अवेलेबल ऑन द पोर्शन ऑफ द अनोनिमस डोनेशन जो टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट्स पर। अकॉर्डिंगली मैंने ये सारे एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल थे, मैंने चारों को रीसॉल्व कर दिया है। और अगर आप आंसर्स कंपेयर करेंगे, आंसर में फर्क क्या आ रहा होगा, जैसे कि मैं अगर पहला आंसर देखूं, अनोनिमस डोनेशंस 3 लाख थी, उसमें से 1 लाख नॉर्मल डोनेशन मानी गई, तो 1 लाख का 15% रिडक्शन मिल जाएगी। तो जो आपने पुराने तरीके से सॉल्व किया था उसमें इनकम 15,000 ज्यादा आ रही थी, यहां 15,000 कम आई। अकॉर्डिंगली मैंने 4 क्वेश्चन थे, चारों को रीसॉल्व कर दिया है। अभी आप टाइम नहीं खराब करते, इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, मैंने इसलिए सॉल्व कर दिया आपको दिक्कत ना हो। और इन सभी क्वेश्चंस में सिर्फ जो अनोनिमस डोनेशंस का वो पोर्शन है जो नॉर्मल रेट पर टैक्स होता है, उस पर 15% एडहॉक डिडक्शन दे दी गई। 5th कंसेप्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग में प्राइमरी एडजस्टमेंट्स करता है एओ। तो आपको 90 डेज के अंदर इंडिया में पैसा लेके आना पड़ता है, और 90 डेज में पैसा नहीं लाया तो आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू करना पड़ता है। एक्सेस मनी has to be repatriated into India on or before 90 days from the due date of filing of return in certain cases, the date of order of AO अगर AO ने adjustments किए हैं, the date of order of the appellate authority अगर AO के order के इस अपील चले गए हैं, तो 90 days from these dates आपको पैसा लाना होता है। अब देखिए क्या है, जो मैंने आपको क्लासेस में कराया था उस समय इनकम टैक्स रूल्स नहीं आए थे, तो हमने जो इंटरेस्ट लगाया था 90 डेज खत्म होने के बाद लगाया था। जो इंटरेस्ट लगाया था हमने 90 डेज खत्म होने के बाद लगाया था, बिकॉज लॉ कहता है अगर आप 90 डेज में पैसा लिया है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, एडजस्टमेंट नहीं होगी, सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं होगी, और ना ही आप इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे। तो हमने एक लॉजिकल व्यू लेकर 90 डेज के बाद से इंटरेस्ट लगाया था।
बट क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली इनकम टैक्स रूल्स आ गए। वहां उन्होंने जो इंटरेस्ट कंप्यूट करने का तरीका बताया, का इवन फॉर 90 डेज इंटरेस्ट लगेगा। यानी अगर आप पैसा 90 डेज के अंदर नहीं लेके आते तो उन 90 डेज का भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमने कहा था जब ड्यू डेट है उसके 90 दिन निकल जाने के बाद इंटरेस्ट कंप्यूट होगा, बट नए रूल्स कहते हैं जी नहीं, ड्यू डेट से ही इंटरेस्ट कंप्यूट होगा अगर आप पैसा नहीं लेके आए विद इन 90 डेज। सो ये सब कुछ सेम है जो हमने किया था क्लास में, सिर्फ दो चेंजेस हैं। एक तो नोट 1 चेंज है, अगर रिटर्न फाइलिंग के बाद एपीए एंटर हुआ है, अगर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एंटर हुआ है आफ्टर यू हैव फाइल्ड द रिटर्न, तो जिस महीने आपका एपीए एंटर हुआ उसके एंड ऑफ द मंथ में चले जाइए, वहां से 90 डेज के अंदर पैसा लेके आना होगा। तो ये सिचुएशन लॉ ने नहीं सोची थी, रूल्स में ये सिचुएशन आ गई है कि अगर एपीए रिटर्न फाइलिंग से पहले जमा हो गया है, मतलब एंटर हो गया है, फिर तो 90 डेज काउंट किए जाएंगे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से। अगर एपीए एंटर हुआ है आफ्टर यू हैव फाइल्ड द रिटर्न, उस केस में 90 डेज गिने जाएंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एपीए वॉज एंटर्ड इनटू। तो नोट 1। सो ऊपर वाले 3 केसेस जो आपने क्लास में किए थे, मैंने उसे केस 1, केस 2, केस 3 बना दिया है। केस 4 नया ऐड कर दिया, वेयर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, then the excess money has to be repatriated into India within 90 days from the end of the month in which APA was entered into. Note 2 नया इनकम टैक्स रूल है। हमने क्लासेस में किया था कि इंटरेस्ट हम कंप्यूट करेंगे फॉर द पीरियड फॉलोइंग आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, बट न्यू इनकम टैक्स रूल्स जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं वो कहते हैं interest shall also be levied for 90 days. Therefore, if excess money is not repatriated into India within the prescribed 90 days, then interest shall be chargeable from the due date of filing of return case 1, the date of order of AO case 2, the date of order of appellate authority case 3, end of the month in which AP was entered case 4. So, 90 डेज का भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। अकॉर्डिंगली जो हमने क्लास में इलस्ट्रेशन की थी उसको मैंने चेंज कर दिया है। उसमें इंटरेस्ट हमने 90 डेज का नहीं निकाला था, वो इंटरेस्ट मैंने 90 डेज का लगा दिया है। So here इंटरेस्ट मैंने ड्यू डेट से लगा दिया है। सो पहले हमने ड्यू डेट के 90 डेज के बाद का इंटरेस्ट लगाया था, अब इंटरेस्ट लगाएंगे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, दैट इज 30/11/20। अकॉर्डिंगली मैंने जो आपकी मॉड्यूल्स में इलस्ट्रेशन उसको चेंज कर दिया है, उसकी कंप्यूटेशन चेंज करके दे दी है। तो दोस्तों इस कंसेप्ट में चेंज ये है कि जहां हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स, आई मीन द इंटरेस्ट, द मनी इज नॉट रीपैट्रिएटेड इन इंडिया विद इन 90 डेज, तो इंटरेस्ट हम लगाते थे 90 डेज के बाद। बट जो नए रूल्स आए हैं वो कहते हैं कि इंटरेस्ट 90 डेज का भी लगेगा, एंड अकॉर्डिंगली मैंने कंप्यूटेशन चेंज करके दे दिया, आप प्रिंट निकाल के देख लीजिएगा। और एक केस और ऐड हुआ है कि अगर एपीए एंटर हो रहा है आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो 90 डेज काउंट होंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एपीए वाज एंटर्ड इनटू। एक ये चेंज है। एडवांस रूलिंग, एडवांस रूलिंग जो हमने किया था बिल्कुल ठीक था, उसमें एक कंसेप्ट मिस हो गया। वो मिस इसलिए हुआ
यह अमेंडमेंट 2011 में आई थी और एप्लीकेबल अब हुई जब गार के रूल्स एप्लीकेबल हुए, तो ये मुझसे मिस आउट हो गई, तो मैंने इसे इनकॉर्पोरेट कर लिया। एडवांस रूलिंग आप उस ट्रांजैक्शन के लिए भी ले सकते हैं, आप मतलब रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट, जो आप करना चाहते हैं, अगर कर चुके हैं तो नहीं, जो करना चाहते हैं और आपको लगता है कि इट मे बी डिक्लेयर्ड एज इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट अंडर गार, तो आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को मूव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ये अमेंडमेंट थी 2011 में आई थी जब गार के लॉ आया था, बट गार का लॉ इंप्लीमेंट हुआ 2018 में, इसलिए मैं क्लास में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाया था। So advance ruling means determination by the AR. AR is the advance ruling authority. Whether an arrangement which is proposed to be undertaken, proposed. यानी अगर ट्रांजैक्शन आप कर चुके हैं तो आप AR के पास नहीं जा सकते कि ये गार में IA है या नहीं। अगर आप करना चाहते हैं कि नहीं, अभी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों जा सकते हैं टू AR कि बताइए ये कहीं इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं हो जाएगा एज पर गार। सो एडवांस रूलिंग मीन्स determination by the AAR whether an arrangement which is proposed to be undertaken, highlight the words proposed to be undertaken. इंस्टीट्यूट एमसीक्यू में ऐसी बातें पूछ लेती है। अगर आप ट्रांजैक्शन कर चुके हैं तो आप गार में जानने के लिए कि आईए है या नहीं, एआर के पास नहीं जा सकते। अगर प्रपोज टू बी अंडरटेकन है, चाहे रेजिडेंट कर रहा है, नॉन रेजिडेंट कर रहा है, और ये जानने के लिए कि क्या ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है या नहीं, अरेंजमेंट है या नहीं, आप जा सकते हैं एआर के पास। कंसेप्ट 7 एक रिवीजन है। अगर आपने एक फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कवर लिया है फॉर पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी लोन टेकन फॉर एक्वायरिंग एन एसेट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, और उस कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कर देते हैं, यानी लोन रीपे नहीं कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कैंसिलेशन से जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इट्स अ बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस लॉस, दिस इज एज पर ICDS। उसे हम ब्लॉक में एडलेस नहीं करेंगे। कंसेप्ट 8 हमारे मॉड्यूल से मिस है, इसे मैं ले लिया। कुछ पर्संस को रिटर्न फाइलिंग से एग्जेम्पशन दी गई है। सो नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने फॉलोइंग पर्संस को रिटर्न फाइलिंग से एग्जेम्पशन दी है। कौन कौन? नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी। सो एग्जेम्पशन दी गई रिटर्न फाइलिंग से किसको? नॉन रेजिडेंट को, फॉरेन कंपनी को। Who have income chargeable under the act from any investment in investment fund set up in IFSC located in India. So इन्वेस्टमेंट फंड से अगर आपको इनकम आ रही है, कौन सा इन्वेस्टमेंट फंड? जो लोकेटेड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में, तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड उस इनकम पर TDS कट किया है। देखिए, इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, IFSC का वही मतलब होता है। और यह कंडीशन है कि जो इनकम मिल रही है फॉरेन कंपनी को, नॉन रेजिडेंट को, उस पर TDS कट गया है, और एना फॉरेन कंपनी की कोई और इनकम नहीं है एक्सेप्ट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट फंड लोकेटेड इन IFSC। लेकिन एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी अगर आपको 142(1) का नोटिस आ गया है, या 148 का नोटिस आ गया है, या 153A 153C का नोटिस आ गया है,
तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है टू कंप्लाई विद द नोटिस। ओके, कंसेप्ट 9, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस से सेक्शन 115BA आया था, जहां टैक्स रेट 22% कर दिया गया है। याद रखिए, ये रेट हमेशा 10% सरचार्ज से इंक्रीज होगा, इनकम चाहे कितने भी हो। इट विल बी ऑलवेज इंक्रीज विद द सरचार्ज ऑफ 10% प्लस 4% सेस लगेगा। मैंने आपको क्लास में बताया था कि शॉर्ट टर्म कैप गेन, लॉन्ग टर्म कैप गेन भी 22% में टैक्स होंगे, जो गलत है। मैंने क्लास में बताया था कि शॉर्ट टर्म कैप गेन, लॉन्ग टर्म कैप गेन भी 22% में टैक्स होंगे, जो गलत है। जो शॉर्ट टर्म कैप गेन है 111A वाले, वो तो 15% पर ही टैक्स होंगे, 22% पे टैक्स नहीं होंगे, प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस। अगर लॉन्ग टर्म कैप गेन है 112A वाले, वो टैक्स होंगे जो रेट्स दिए आपको 112A में, प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस। सो 115BA में मैंने आपको क्लास में बताया था कि लॉन्ग टर्म कैप गेन, शॉर्ट टर्म कैप गेन भी 22% में टैक्स होंगे। गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन आ गई कि नहीं, लॉन्ग टर्म कैप गेन, शॉर्ट टर्म कैप गेन अपने नॉर्मल रेट पर टैक्स होंगे। अगर 111A वाले हैं तो 15% पर, 112A वाले हैं तो 10% पर, 112 वाले हैं तो 10%, 20% एज द केस में भी। और हर केस में इनकम चाहे कितनी भी हो, सारे टैक्स को आप इंक्रीज करेंगे बाय सरचार्ज ऑफ 10% एंड सेस ऑफ 4%। सो 115BAA में ये करेक्शन है कि मैंने आपको क्लासेस में बताया था कि लॉन्ग टर्म कैप गेन, शॉर्ट टर्म कैप गेन भी 22% टैक्स होंगे, जो गलत है। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि लॉन्ग टर्म कैप गेन, शॉर्ट टर्म कैप गेन, जो उनके नॉर्मल टैक्स रेट होते हैं 112 में, 112A में, 111A में, उसमें ही टैक्स होंगे। कंसेप्ट 10, यहां कुछ नई कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनकी इनकम 15% पर टैक्स हो। यहां पर भी 10% सरचार्ज लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज योर इनकम। 4% सेस बढ़ाया जाएगा। यहां पर भी जो लॉन्ग टर्म कैप गेन्स हैं, शॉर्ट टर्म कैप गेन है, वो टैक्स होंगे एट द नॉर्मल टैक्स रेट्स गिवन इन 111A एंड 112 एंड 112A। यहां कुछ एडिशंस करते हैं, कुछ एडिशंस है। अगर 115BAB वाली कंपनी है जिसको 15% टैक्स लगता है, 15% टैक्स लगता है अगर मैन्युफैक्चरिंग से इनकम आ रही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कोई इनकम आ रही है, लाइक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, so income other than from manufacturing, for example house property income, income from other sources, इस पर टैक्स लगेगा 22%। सो मैन्युफैक्चरिंग इनकम पर 15%, मैन्युफैक्चरिंग इनकम के अलावा कुछ इनकम आ रही है लाइक अदर सोर्सेज इनकम, लाइक हाउस प्रॉपर्टी इनकम, उस पर टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 22%। यानी मैन्युफैक्चरिंग इनकम 15%, अदर इनकम्स 22%। अगर इस सेक्शन को आप मिसयूज करते हैं, ज्यादा प्रॉफिट्स दिखाते हैं ताकि 15% टैक्स लगे आपको, तो जो आपने ज्यादा प्रॉफिट्स दिखाए उस पर हम 30% टैक्स लगाएंगे। पॉइंट 6, इफ द assessee shows profits higher than the ordinary profits, तो जो ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हैं उस पर तो 15% लगेगा, और जो उसने एक्सेस प्रॉफिट दिखाया है उस पर 30% प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस। सो इफ नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट्स आर 100 lakh but assessee shows profits of 160 lakhs, then 100 lakh to be taxed at 15% plus 10% surcharge plus 4% cess, and जो आपने 60 लाख की एक्स्ट्रा इनकम दिखाई है
इन्फ्लेट करके वो टैक्स होगी एट द रेट ऑफ। सो दोस्तों, ये कुछ इश्यूज थे जहां हम आईसीआई से फर्क थे या मिसिंग कंसेप्ट थे या फिर कुछ बाद में डेवलपमेंट्स हुई जो हमने क्लास में अपडेट नहीं की थी, वो अब हमने अपडेट कर लिए हैं। तो आई कैन से नाउ यू आर 100% आईसीआई कंप्लायंट। अच्छा, आपके इसमें समरी में एक दो गलतियां वो ठीक करा देता हूं आपको। समरी में एक दो गलतियां उसको ठीक कराता हूं आपको। समरी में पेज 251 पर, समरी में पेज 251 पर जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है उसमें लिखा हुआ है टैक्सेबल एट एमएमआर, गलती से वहां 35.88 लिखा गया है। इट्स अ टाइपिंग एरर। सो पेज 251 जो चार्ट बना हुआ है उसमें थर्ड कॉलम में रेंटल इनकम से एरो आ रही है, वहां लिखा है टैक्सेबल एट एमएमआर ऑफ 35.88%, जो गलत है, टाइपिंग एरर है। इट शुड बी 42.744%। 42.744%। पेज 108 पर आइएगा। 108 सबसे नीचे से काउंट करते हैं, एट द बॉटम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th लाइन फ्रॉम द बॉटम, 8th लाइन फ्रॉम द बॉटम, वहां 10,000 रुपीज लिखा हुआ है। इट शुड बी 40,000 रुपीज। सो लिमिट 10,000 से 40,000 हो गई थी बाय द फाइनेंस एक्ट 19। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th लाइन फ्रॉम द बॉटम, 10,000 की जगह करिए 40,000 रुपीज। पेज 131, पेज 131, वहां पॉइंट 3 देखेगा। पेज 131.3 देखेगा। ऑर्डर अंडर सेक्शन 2011 फॉर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी शैल बी पास विद इन 7 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच पेमेंट इज मेड और क्रेडिट इज गिवन। ये टाइप डे आपका, उसके आगे लिखिए, उसके आगे लिखिए और within 2 years, within 2 years from the end of the financial year, or within 2 years from the end of the financial year in which correction statement is filed. 2 years from the end of the financial year in which correction statement is filed, comma, whichever is later. आपके मॉड्यूल्स में ठीक दिया हुआ है, बट समरी बनाते वक्त मुझसे अमेंडमेंट मिस हो गई। सो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की कि अब आपको आरटीपी में ध्यान ना लगाना पड़े। इंस्टीट्यूट और हम आज इक्वल रैंकिंग पर हैं, कोई डिफरेंस ऑफ व्यूज नहीं है। सो जो हमने किया उसी को करिए। आज मैं स्टूडियो में आया रिकॉर्ड करने के लिए लेक्चर, गलत है, मैं कोई रूल नहीं तोड़ के आया, लेकिन कोविड-19 आप देख रहे हैं फैल रहा है, बट आई कुड नॉट रिकॉर्ड द लेक्चर एट होम बिकॉज द क्वालिटी वॉज वेरी पुअर। तो मैं दिल्ली पुलिस से स्पेशल परमिशन लेकर मैं और मेरे कैमरामैन गोपाल हम दोनों आए। हमने सफिशिएंट प्रिकॉशंस ली हुई हैं, इसलिए आए कि प्रॉपर लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए। और एक क्वेरी में बस बहुत आ रही है कि ई असेसमेंट स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट स्कीम क्या एग्जाम के लिए रेलेवेंट है या नहीं। मैं उसे चेक कर रहा हूं, उसके समराइज नोट्स भी बना रहा हूं, और अगर रेलेवेंट है तो इन वन ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको डाल दूंगा, एंड दैट शुड नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर।
इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट स्कीम जो आई है, फेसलेस स्कीम, क्या आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है या नहीं, मैं चेक कर रहा हूं। एज पर रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन डेट के हिसाब से रेलेवेंट हो जाती है। उसे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर वोंट बी मोर देन हाफ एन आवर, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट स्कीम कवर कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आज अगर हम देखें, इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। कहें तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, उसे खराब मत करिए। और आज आप घर से बाहर निकल भी नहीं सकते, निकलना भी नहीं चाहिए। और इस मौके को जो भगवान ने दिया है आपको, उसे पूरी तरह यूज करिए। अपना दिमाग इस बात में मत लगाइए कि एग्जाम फर्दर पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। होंगे तो किस्मत है आपकी, नहीं होंगे तो भी किस्मत है आपकी। अपनी तैयारी करिए ये मानते हुए कि एग्जाम 19 जून जो डेट दी है उसी से है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, महाभारत 18 दिन में लड़ा गया था। इस बार तो मोदी साहब ने भी जब लॉकडाउन डिक्लेयर किया था 21 दिन का, उन्होंने भी कहा था कि महाभारत 18 दिन में लड़ा गया था। तो आज जहां हम खड़े हैं वहां हमारे पास मोर देन 54 डेज है, 54 दिन से ऊपर है। यानी आप 3 महाभारत अकेले लड़ सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आपके सारथी हैं। आप अर्जुन बनिए इस महाभारत के, और इन तीनों महाभारत को जीतिए। यही मेरी आपसे गुजारिश है, एडवाइस है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सक्सेस, एंड प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। सो थैंक यू वेरी मच।